नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में स्वागत है आपका। और बुलेटिन की शुरुआत सत्ता में वापसी के बाद योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन में है। इसी खबर के साथ सीएम योगी के निर्देश पर अलग अलग मंत्रालयों के 100 दिन के कामकाज का प्लान तैयार किया गया और अब प्रेजेंटेशन चल रहा है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर अधिकारी सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिसमें उन्हें अगले 100 दिनों के एक्शन प्लान के बारे में जानकारी दी जा रही है। बता दें, सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को 100 दिनों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब अधिकारियों के साथ सभी मंत्री भी सीएम के सामने मौजूद। अलग अलग विभागों, कुल 11 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करें और फिर सीएम के सामने प्रेजेंट करें। और आज औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारी इस वक्त प्रेजेंटेशन दे रहे हैं 100 दिन के कामकाज को लेकर के, और दूसरे विभाग के मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, ये लगातार प्रेजेंटेशन अलग अलग विभागों की ओर से, आज औद्योगिक विकास के साथ साथ और कौन कौन से विभाग को जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, जो प्रेजेंटेशन हो रहा है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर वाइज निर्धारित किया है। 10 सेक्टर बनाए हैं, उसमें कृषि सेक्टर जो है उसका प्रेजेंटेशन हो चुका है। उसमें 11 से ज़्यादा विभाग थे, और जो आज प्रेजेंटेशन है वो है अवस्थापना एवं औद्योगिक सेक्टर का। इसमें 11 विभाग हैं, 11 विभागों में पीडब्ल्यूडी भी है, इसके अलावा रेशम विभाग है, तमाम अन्य विभाग हैं। मंशा ये है इस प्रेजेंटेशन की कि रोजगार मिल सके, और इसके अलावा जो महिला सशक्तिकरण है वो हो सके, और सभी विभाग सामूहिक रूप से मिलके उस सेक्टर को मजबूती प्रदान करें, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, जो उत्तर प्रदेश की आम जनता को तमाम विभागों से फायदे होने हैं, उस पर मंथन किया जाना है। और जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होगी। ये रणनीति है भारतीय जनता सरकार की, योगी सरकार की। ये आज प्रेजेंटेशन चल रहा है। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और 11 विभाग के प्रमुख सचिव और उसके अलावा मंत्री मौजूद हैं। ये इस प्रेजेंटेशन में सीधे तौर पर सभी विभाग अपना अपना एजेंडा लेकर संकेत, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो मीटिंग चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है, और इस प्रेजेंटेशन में जिस बात का ख्याल रखने के लिए सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं उनमें सबसे पहले है रोजगार के मौके ज्यादा से ज्यादा सृजित हो, इस तरह से काम करना होगा। इधर समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों के बीच आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में मीटिंग हुई है। मीटिंग में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में पार्टी छोड़ रहे नेताओं को लेकर चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह है कि जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं और अखिलेश यादव से नाराज हैं। अखिलेश से नाराजगी कई नेताओं ने जाहिर की है। खासकर मुस्लिम समाज के नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और साफ साफ कहा कई नेताओं ने कि जब मुलायम सिंह यादव के हाथ में पार्टी थी उस वक्त मुलायम सिंह यादव हमारी बात सुनते थे। जब हम जाते थे उनसे मिलने तो बाकायदा सम्मान और स्वागत किया जाता था, हमारी समस्याओं को सुना जाता था। लेकिन जब से अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान है वो हमारी बात सुनते नहीं है। उन्हें हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे पहनावे से, हमारी दाढ़ी टोपी से उनको दिक्कत है। और इस तरह की बातें न सिर्फ मुस्लिम समाज के नेताओं की तरफ से बल्कि कई और नेताओं की तरफ से कही गई, नाराजगी जाहिर की गई है। और इसी बीच आज अहम बैठक हुई जहां पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों मीटिंग में मौजूद थे। अलाउद्दीन अयूब हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या था? कौन कौन से नेता जिनको लेकर चर्चा हुई, आगे पार्टी को किस तरह से कसकर रखा जाए, नेताओं को एकजुट रखा जाए, इसे लेकर भी कोई बात हुई क्या? देखिए, 5 और 6 दिनों से जब आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव की एक्टिविटी को तो बहुत ही ज्यादा वो आकर्षक का केंद्र होने वाली है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में वो 3 दिन इटावा में रहते हैं, 2 दिन मैनपुरी में, और आज जैसे ही लौट करके आते हैं वो पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं। मैं आपको बताऊं कि न्यूज 18 की टीम मैनपुरी में जब मौजूद थी तो खुद कई सारे लोगों के घरों पे पुराने जो दोस्त उनके थे, संबंधी थे, उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। तो क्या ये फिर से एक बार, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साथ ही में कल थे, एक ही गाड़ी से वो लोग चल रहे थे, तो यादव लैंड और खासतौर से इटावा मैनपुरी का जो इलाका है, क्या वहां पर अपने लोगों को मैसेज देने की कोशिश है, या फिर विधानसभा इलेक्शन में जो रिजल्ट आए
2+2 का, यानी मैनपुरी में 4 सीटें थी, 2 बीजेपी देके गई, 2 ही समाजवादी पार्टी के पास आई। तो ऐसे में क्या 2024 से पहले की एक मंथन का प्रोग्राम है, और खासतौर से ईद के बाद अलाउद्दीन, क्या इन तस्वीरों के ये मायने भी निकाले जा सकते हैं क्या कि मुलायम सिंह यादव को जिस तरह से पार्टी का संरक्षक उस भूमिका में डाल दिया गया था अखिलेश यादव की ओर से, तो अब उस फैसले को लेकर भी एक यू टर्न देखने को मिल सकता है, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन मुलायम सिंह यादव के हाथ में कमान क्या एक बार फिर से पार्टी की हो सकती है? तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का एक्टिव होना, फील्ड में जाना, लगातार लोगों से बातचीत करना, साथ ही एक्टिव होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस हैं, खासतौर से जो एक ऊहापोह की स्थिति पूरी पार्टी में है, तमाम जगहों से खबरें नेगेटिव आ रही हैं, उन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की ही तरफ की ही कवायद के तहत ही वो लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं। और बात आप मान कर चलें कि मुलायम सिंह यादव की पुराने नेता हैं और उनको अपने संबंधों को निभाना और उसको बताना ज्यादा बेहतर तरीके से आता है। बिल्कुल, और पार्टी को इस वक्त उनकी मौजूदगी और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत इस वक्त महसूस हो रही है। अलाउद्दीन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि ज्यादातर नेता यही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि मुलायम सिंह यादव थे तो पार्टी मजबूत थी। इधर इबादत के लाउडस्पीकर पर विवाद हर बदलते दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा है। वाराणसी के बाद अलीगढ़ में मंदिर पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए, और इससे पहले गुरुवार शाम को एबीवीपी की ओर से मकान की छत पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मतलब शहर शहर अजान बनाम हनुमान की जंग में लाउडस्पीकर का समाधान खोजा जा रहा है। ये शोर आस्था का नहीं है, ये जमावड़ा किसी त्योहार विशेष को लेकर भी नहीं है, बल्कि ये मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर्स के विरोध में उठा विवाद का शोर है, जो शहर दर शहर उठ रहा है, अलीगढ़ से वाराणसी तक। वाराणसी में 13 अप्रैल यानी बुधवार से ही हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजने लगी थी। अलीगढ़ में 14 अप्रैल को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मकान की छत पर लाउडस्पीकर लगा दिए, और अब अलीगढ़ के प्राचीन गिलिहराज जी महाराज मंदिर पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए। तर्क है, हमने पहले ही इस बारे में ज्ञापन प्रशासन को सौंप दिया था। अपनी गली के अंदर एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने एसीएम फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था, और हमने अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी, और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तो 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। दरअसल एबीवीपी ने 13 अप्रैल को प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने या फिर आवाज कम करने की मांग की गई थी, और साथ ही कहा गया था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटे तो हम मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाएंगे। जिन पर लाउडस्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, अगर वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उनको अनुमति है, तो हम लोगों को अनुमति क्यों नहीं है? तो आप लगाएंगे बिना अनुमति के बावजूद? अगर प्रशासन मना करता है तो उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। बता दें कि अलीगढ़ प्रशासन ने मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी है, और न ही मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर कोई कदम उठाए हैं। और इस बीच मंदिरों पर लगाए जा रहे लाउडस्पीकर्स पर प्रशासन की चुप्पी है, और ये चुप्पी विवाद का नया आधार तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार में प्रतापगढ़ के शराब माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है। शराब माफिया संजय उर्फ गुड्डू सिंह की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। कुंडा बलीपुर लखनऊ स्थित आलीशान बंगले को कुर्क कर लिया गया और संपत्ति जब्त कर ली गई। लग्जरी कार, कई बीघे खेत को भी पुलिस ने कुर्क किया है। कुल मिलाकर शराब माफिया की 13 संपत्तियों को जब्त किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। प्रतापगढ़ जेल में बंद है शराब माफिया गुड्डू सिंह। कुंडा में 9 अप्रैल को पकड़ी गई 16 करोड़ की अवैध शराब के मामले में ये कार्रवाई की गई है। शराब माफिया गुड्डू सिंह, सुधाकर सिंह समेत कई शराब माफिया पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राम की नगरी में
राम की भक्ति में रमे नजर आए। पत्नी के साथ उन्होंने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में उपराष्ट्रपति को गदा भी भेंट किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने श्री रामलला का दर्शन पूजन किया, फिर प्रेजेंटेशन के जरिए मंदिर निर्माण के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़े हर पक्ष को गौर से देखा और परखा। उपराष्ट्रपति का हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ी में उन्होंने हनुमंत लला की आरती उतारी। हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के बाद उपराष्ट्रपति का काफिला सीधे सरयू तक पहुंचा, जहां उन्होंने मां सरयू की पूजा अर्चना की और आरती भी उतारी। माननीय उपराष्ट्रपति जी जब अभी हनुमानगढ़ी पर आए तो उनको सर्वप्रथम हम लोग वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में नीचे से लेकर के मंदिर के गर्भगृह पे लेकर के आए और हनुमान जी महाराज का विधिवत पूजन कराया गया। उपराष्ट्रपति ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखने के बाद राम जन्मभूमि परिसर के गर्भगृह में अपनी पत्नी के साथ दर्शन पूजन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और अयोध्या के बाद अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वाराणसी पहुंच चुके हैं। उन्होंने वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। ये तस्वीर आज बनारस की तस्वीर। शाम 6 बजे के आसपास पहुंचे वाराणसी और उसके बाद शाम की आरती में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं और आप राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी देख रहे हैं तस्वीरों में, जो कि गंगा आरती में शामिल हुए ये सभी। इससे पहले अयोध्या में रामलला के उन्होंने दर्शन पूजन किए थे और वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शिरकत उन्होंने बनारस में किया। कल भी वाराणसी में रहेंगे उपराष्ट्रपति और इस दौरान बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वाराणसी में शाम की गंगा आरती बहुत ही अलौकिक माहौल इस वक्त देखने को मिलता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। बुलंदशहर में शराब नहीं मिलने पर असामाजिक तत्वों ने ठेके में आग लगा दी। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। साथ ही ठेके के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिससे हड़कंप मच गया। ठेके में मौजूद सेल्समैन ने इसकी सूचना डायल 100 को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली गई। घटना अरनिया थाना इलाके की है। हमने मना कर दिया, हमें नहीं, हमें पता नहीं। यहाँ पे आके उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद में सर वो पेटी ले गई, 20 से ले गई, क्योंकि आज बैंक बंद थे सर, उस वजह से हम कैश जमा नहीं कर पाए और उसके बाद में ताला तोड़ के और वो करने लगे। दरअसल अंबेडकर जयंती के मौके पर शराब की दुकान बंद थी, लेकिन गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व दुकान खुलवाना चाहते थे। जब दुकान के अंदर मौजूद सेल्समैन ने शराब देने से इनकार किया तो उन लोगों ने ठेके का ताला तोड़ दिया, जिसके बाद पहले शराब की पेटियां लूटी और गले में रखे हजारों रुपए भी लूट लिए। यहाँ पे आके उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद में सर वो पेटी ले गई, 20 पेटी करीब ले गई। उधर प्रयागराज से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर एक कार ने महिला को रौंद दिया। महिला सफाई कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई है। मेवालाल बगिया इलाके की ये घटना है। ड्राइविंग सीखने वालों ने रौंदने का आरोप लगा है ड्राइविंग सीखने वालों पर। सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड हुई है, पूरा का पूरा हादसा रिकॉर्ड हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रयागराज की ये तस्वीर है, जिसमें एक महिला जो कि सड़क पर किनारे बैठी हुई है, अचानक से एक कार आती है, रफ्तार के साथ महिला को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। जालौन से भी दर्दनाक वीडियो सामने आया, जहां पर डंपर बैक करवा रहे युवक पर ही डंपर चढ़ गया। डंपर के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, युवक किस तरह से बैक करवा रहा था, डंपर को इशारे दे रहा था, लेकिन जैसे उसकी नजर डंपर पर न होकर रोड की दूसरी ओर गाड़ियों पर जाती है, रिवर्स होता डंपर युवक पर ही चढ़ जाता है। इस मामले में टोल कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस पहुंची, ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हुई है।
बड़ी खबर आज की एक और, आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिरोजाबाद कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 15 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। भड़काऊ भाषण देने का ये मामला है जिसमें आरोप आजम खां पर लगा था और अब NBW जारी हुआ है। 15 साल पुराना ये मसला है। इसी मामले में नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है आजम खां के खिलाफ। आजम खां इस वक्त जेल में बंद है। तो 15 साल पुराने भड़काऊ भाषण के मामले में गैर जमानती वारंट आजम खां के खिलाफ। जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर कोर्ट में पेश हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपहरण और रंगदारी के केस में पेशी हुई है। MP MLA कोर्ट में पेश हुए हैं धनंजय सिंह। वादी अपहरण और FIR से मुकरा। जो वादी है वो अपहरण और FIR के मामले से ही मुकर गया। धनंजय सिंह को इस मामले में अब राहत मिल सकती है। 10 मई 2020 को दर्ज हुआ था केस। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर ने यह केस दर्ज कराया था। और आज शाम को वायाकॉम 18 ने स्पोर्ट्स 18 नाम से स्पोर्ट्स का एक नया चैनल लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स 18 पूरी तरह से खेल की जगत की खबरें दिखाएगा, जो अपने दर्शकों को प्रीमियम स्पोर्ट्स कंटेंट पेश करेगा। स्पोर्ट्स 18 दुनिया भर से बड़े टूर्नामेंट की लाइव कवरेज और हाइलाइट्स दिखाएगा। यह स्पोर्ट्स चैनल सभी मुख्य DTH इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। खेल की खबरों के ताज़ा अपडेट और वीडियो के लिए दर्शक स्पोर्ट्स 18 के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पेज से भी जुड़ सकते हैं। और इधर यूट्यूब पर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। 30 लाख से ज्यादा दर्शकों ने न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सब्सक्राइब किया। यूपी और उत्तराखंड के न्यूज चैनलों में न्यूज 18 यूट्यूब पर भी नंबर 1 है। दर्शकों के इस प्यार के लिए न्यूज 18 आपका धन्यवाद करता है। आप इसी तरह से हमें देखते रहें। न्यूज 18 यूपी UK चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, क्योंकि हम सिर्फ खबर दिखाते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। बनने की चाह में बेटे ने ही सुपारी